नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरूरी बहस में। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के नतीजों ने राजनीतिक आंधी को और हवा दे दी, तो वहीं दूसरी ओर अब विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से एकजुट होने लगी हैं। कुल मिलाकर चुनावी नतीजों ने नया सियासी समीकरण गढ़ दिया है। एक तरफ तो टीवीके के साथ अब कांग्रेस का हाथ खोलकर सामने आ गया है, दूसरी ओर चुनाव हारने के बाद ममता दीदी नए रूप में सामने आने लगी हैं। सवाल यह है कि तमिलनाडु में गठबंधन और केरल में सत्ता में वापसी से क्या कांग्रेस की राजनीतिक जमीन में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। सवाल यह भी कि ममता बनर्जी अभी तक गठबंधन की एकजुटता के कई कार्यक्रमों से नदारद रह चुकी हैं, वो आज एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने की बात कर रही हैं। क्या ममता दीदी सियासी जमीन तलाशने लगी हैं? सवाल यह भी है कि आखिर अब ममता बनर्जी क्या कदम उठाएंगी। नतीजों से उभरे नए समीकरण का आगामी सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो कुल मिलाकर के तमिलनाडु में सियासी परिपाटी से हटकर कांग्रेस अब टीवीके के हाथ के साथ आगे बढ़ने जा रही है, जिससे तमिलनाडु में नया सियासी समीकरण बन रहा है। अब डीएमके का क्या रुख होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देने के बयान पर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। बीजेपी भी ममता के बदले रुख पर पलटवार करने में लगी हुई है। हालांकि ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने की बात तो कर रही हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद सियासी समीकरण करवट लेता दिख रहा है। कुल मिलाकर सवाल कई है। जवाब जानने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से परिचय करवाएंगे। लेकिन इस दौरान नतीजों ने नया सियासी समीकरण गढ़ दिया है, वो एक अलग चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि हाल ही में 5 राज्यों में चुनावी नतीजे सामने आए। चुनावी नतीजों के बाद से सियासी समीकरण अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से अति उत्साही नजर आ रही है, क्योंकि तमिलनाडु में टीवीके के साथ कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। आगे आने वाले समय में टीवीके के साथ कांग्रेस सत्ता में बैठेगी। वहीं केरल की अगर बात करें तो वहां पर 10 साल बाद कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी होगी। क्या कुछ नया समीकरण कांग्रेस में देखने को मिलेगा? क्या कुछ नई स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस जमीन पर उतरेगी, सियासी जमीन तलाशेगी? ये बड़े सवाल बने हुए हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी के साथ अब अखिलेश यादव भी निकल करके सामने आ गए। ममता बनर्जी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीजेपी पर कई आरोप लगाए और इस दौरान चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जनादेश से नहीं हारे हैं, वो चुनाव आयोग और साजिशों की वजह से हारे हैं। कई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इन चुनावी नतीजों के बाद सामने आने लगा है। लेकिन आगे विपक्ष का क्या कुछ काम होगा, विपक्ष का क्या कुछ कदम होगा, किस समीकरण के तहत विपक्ष की राजनीति आगे बढ़ेगी, क्या स्ट्रेटेजी अब विपक्ष एकजुट होकर अपनाता हुआ बीजेपी के खिलाफ नजर आएगा, ये तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ममता दीदी नए रूप में सामने आने लगी हैं। नतीजों ने नया सियासी समीकरण गढ़ दिया है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, नासिर हुसैन जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र तुंगर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहला सवाल सत्येंद्र जी आपसे, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए, चुनावी नतीजे सामने आए, अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही बदला बदला रुख नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस और भाजपा ये जो 2 पार्टी है ना, देश की राजनीति को बेड़ा गर्क करने वाली ये 2 ही पार्टी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी देख लो, कांग्रेस भी अपने जमाने में देश की राजनीति में आपने देखा है कि क्या से क्या कांग्रेस ने किया, और उससे भी 1 इंच आगे, 1 इंच क्या, मैं तो 100 इंच आगे कहूंगा, 100 फीट आगे कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी तो अपने निकम्मेपन और अपने बदले की भावना से, इस देश को, लोगों को अपने शिकंजे में कसने की भावना से, विरोधियों को खत्म करने की भावना से, बस भारतीय जनता पार्टी का तो एकमात्र रुख है कि हम ही राज करेंगे। इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कोई भी विपक्ष छोड़ना नहीं चाहती। चाहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हो, आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को इन्होंने गिराया, किस तरीके से वोट काटे गए। तब तो एसआईआर भी नहीं था दिल्ली में, तब तो उस समय दिल्ली में एसआईआर भी नहीं था, फिर भी इन्होंने इतना निकम्मापन वहां पर जाहिर किया कि हर एक क्षेत्र से माइनॉरिटी के और एससी वोटर्स के वोट काट काट के हर एक सीटों पर इन्होंने अपने सरकारी तंत्र का उपयोग करके, इलेक्शन कमीशन
कमीशन को अपनी मशीनरी बनाकर, टूल बनाकर उसकी सहायता से, पुलिस की सहायता से पैसा बांट कर हर जगह चुनाव को प्रभावित करके दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल जी को हटाया पहले जी। अब वही हाल इन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी का किया एसआईआर के नाम पर, और हर जगह जहां भी इनको दिखता है कि कोई नेता ज्यादा मजबूती से अपना पक्ष रखता है, जनता के मुद्दों की बात करता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो। नीतीश कुमार को आपको पता ही है किस तरीके से इन्होंने, किस पेचीदा तरीके से इन्होंने नीतीश कुमार को साइडलाइन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के भी 2.5 कदम आगे निकल गई है। कांग्रेस जो हुआ करती थी अपने जमाने में करा करती थी ये सारी चीजें, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़कर और अव्वल दर्जे की एक बेकार और निकम्मी पार्टी बन गई। ठीक है, शायद निकम्मेपन का ही नतीजा है कि आम आदमी पार्टी से 7 सांसदों ने किनारा कर लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। खैर, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन नासिर हुसैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर जी, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए, चुनावी नतीजे निकल करके सामने आए, अगर हम तमिलनाडु और केरलम का जिक्र आगे के लिए छोड़ दें तो इन 3 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में बीजेपी की वापसी हुई है। यहां क्या कमी रह गई कांग्रेस की तरफ से? क्यों कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई? क्या समीकरण होगा आने वाले समय के लिए? बिल्कुल नहीं, पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ पॉइंट उठा दी कांग्रेस को लेके, उसका जवाब देना जरूरी है जी। जिसे एक राज्य इनके पास पंजाब है, वो संभल नहीं पा रहा है, अपने लोग को संभाल नहीं पा रहे, बीजेपी के गोद में जाके बैठ जा रहे। जो आरएसएस के आगोश से, जिसके गोद से पैदा हुई पार्टी है, वो कांग्रेस को अगर सिखाए तो उसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है। जो अन्ना हजारे आरएसएस के बदौलत पैदा हुए, उसी आरएसएस के बदौलत केजरीवाल निकले, वो हमें बात सिखा रही है देशभक्ति और पॉलिटिकल, तो ये बेहतर नहीं होगा। अब रही असम की बात, तो असम में जिस तरह से अनएम्प्लॉयड एनआरसी का मुद्दा उठाया, सीए का मुद्दा उठाया और कैसे डिलिमिटेशन करके सीटों को काटा गया, इसके बदौलत बीजेपी सत्ता में आती है। बीजेपी को जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में नहीं आती, वोट के चोरी के बदौलत सत्ता में आई। हमने बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, हमने कई एलिगेशन लड़ा, मगर जब लोकतंत्र बचाने की बारी आती है तो हम इंडिया ब्लॉक के लोग एक साथ आ जाते हैं। क्यों हुआ कि इंडिया ब्लॉक के लोगों ने यही आवाज उठाई कि आपने जो वोट चोरी की, जो हर छठा आदमी आप में से चुनाव जीत के आ रहा है, वो वोट चोरी के बदौलत आ रहा है। इस तरह से ममता बनर्जी की जो वेव है वो ऐसी भी नहीं थी कि वो सत्ता से बिल्कुल बाहर हो जाती। आप बंगाल गए होंगे, बंगाल के तमाम लोगों से पूछते तो लोग चाहते थे बीजेपी की तरफ, ऐसी वेव बीजेपी की नहीं थी कि बीजेपी सत्ता में आ सकती थी। पर बीजेपी ने जिस तरह से वोट चोरी करके सत्ता में बंगाल में आई, वो बिल्कुल गलत है। हम लोग बोलते ममता बनर्जी की जीत से या हार से हम कुछ दुख नहीं है, मगर लोकतंत्र अगर कमजोर होगा, ठीक है नासिर जी, दुख का जिक्र किया आपने, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। दुख किस बात का ज्यादा है? बीजेपी जीती है इस बात का ज्यादा दुख है कि कांग्रेस हारी है इस बात का ज्यादा दुख है? मैं यही आपको देखिए, कांग्रेस कोई माइनस में नहीं है। कांग्रेस को आप देखें तो हमने बंगाल में भी खाता खोला, केरलम में भी सरकार बना रहे, तमिलनाडु में, हमें कोई खोने को बहुत कुछ नहीं था, हमें सब कुछ मिल रहा है। मगर जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है वो बड़ी बात है। कांग्रेस सत्ता में आ रही है या जा रही है वो मायने नहीं रखता है। मैं पहले भी कहा, कांग्रेस के लिए सत्ता बहुत बड़ी चीज नहीं है, कांग्रेस के लिए लोकतंत्र बड़ी चीज है। मैं बार बार आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, बंगाल में अगर ममता बनर्जी हारती तो इससे हमें दुख या खुशी नहीं है, नहीं। अब बीजेपी अगर लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल में जीत के आती, अगर सही तरीके से आती, तो हम उस मैंडेट का बिल्कुल इस्तकबाल करते, उस मैंडेट की हम इज्जत करते। मगर जिस तरह से बंगाल में एक तरह सेंट्रल फोर्सेस का कोहराम बर्पा किया गया, लोगों की वोटों को काटा गया, जो सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम जगह मुद्दे गए, ये सारे मुद्दे हैं। बंगाल में आसानी से ऐसा जीत नहीं दिख रहा है। मैं बार बार कहता हूं, बंगाल की बर्बादियों के लिए सब जिम्मेदार है, मगर बंगाल की आबादी के लिए कोई आगे नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस थी जो 1977 तक कांग्रेस ने एक विकास किया, इकोनॉमिकल जोन बनाया, वहां फाइनेंशियल जोन बनाया, इकोनॉमिकल कैपिटल बनाया, वहां आईआईटी लेकर आती है, दुर्गापुर स्टील प्लांट लाती है, रेलवे लाइन लाती है, रेलवे फैक्ट्री लाती है, सोयल प्लांट लाती है, तमाम तरह की काम किया। मगर जिस तरह से वहां विकास होना चाहिए नहीं हुआ। फिर भी बीजेपी जिस तरह से वापसी की, लोकतांत्रिक तरीका नहीं था,
इसका हमें विरोध है कि किस तरह से वोट चोरी के बदौलत अगर कोई सरकार आ जाए तो फिर ये लोकतंत्र का मतलब लेकिन नहीं होगा, नासिर जी, मतलब ऐसे में तो सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, तमिलनाडु और केरला में एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, तो क्या यहाँ लोकतांत्रिक गला नहीं घोटा गया? जहाँ बीजेपी जीत रही है वहां लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है, जहाँ कांग्रेस जीत रही है वहां सब सही है। बिल्कुल, आपने शायद भूल गए, हमने हरियाणा इलेक्शन के समय कहा था हम झारखंड जीत रहे हैं, कश्मीर जीत रहे हैं या कर्नाटका जीत जाए तब भी ये सवाल जिंदा रहेगा किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है। हमने तब भी ये मुद्दा उठाया था, हमने कई राज्य जीतने के बाद भी ये मुद्दे रखे लोगों के सामने, किस तरह से वोटों की जो मैनिपुलेशन हुई, वोटों की चोरी हुई, इस तरह से अगर संस्थाएं सरकार में आने लगेगी तो फिर ये लोकतंत्र के हमारे दो राज्यों में कांग्रेस की वापसी हो रही है, कांग्रेस का क्या समीकरण होगा आने वाले समय में? कांग्रेस की राजनीतिक जमीन किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कुशल मिश्रा भी जुड़ गए हैं। कुशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। वोटों की चोरी का आरोप लग रहा है जहां जहां बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। कब से चोर सर्टिफिकेट बांटने लगे चोरी का और ईमानदारी का? अगर यही लोग सर्टिफिकेट देने लगेंगे कि लोकतंत्र का सर्टिफिकेट देने का काम कांग्रेस, बीजेपी या इंडी गठबंधन वाले या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करने लगे तब तो हो चुका। हर स्टेप पे हर चीज को, अभी मैं आम आदमी पार्टी के भाई की बात सुन रहा था जी, क्या कह के आए थे और क्या हो गए ये सबने देखा, और इसी वजह से दिल्ली की जनता ने, जिसने उनको भरपूर बहुमत दे करके जिताया था, उसी भरपूर तरीके से उन्हें बाहर निकाला। तो इससे ये पता चलता है कि कथनी कुछ और करनी कुछ। अब ये लोग कह रहे हैं कि केरला में इनका गठबंधन जीत के आ रहा है तो ठीक है, तमिलनाडु में दूसरी पार्टी जीत के आ रही तो ठीक है, पर बाकी 3 जगह अगर बीजेपी जीत के आ रही तो लोकतंत्र खतरे में है। ये वाला जो पैरामीटर है लोकतंत्र के खतरे का, ये समझ में नहीं आता। खैर, अब बंगाल की बात करें, बंगाल में ममता जी की बात करें, ममता जी से बहुत प्यार उमड़ रहा है, पर ये नहीं देख रहे हैं कि इन्होंने क्वेश्चन किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया खतरे में है। और कुशल जी, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? ठीक है कुशल जी, अपनी बात सुन लेता हूं दोबारा। नहीं कुशल जी, हमने ये नहीं कहा कि ममता बनर्जी के हारने से हम दुख है। हम इस बात की परेशानी कि बीजेपी की इतनी बड़ी बेव कोई बंगाल में नहीं थी। आप सर्वे कराते, सर्वे में आपको पता चलता कि कितने लोग आपके साथ थे, पर जिस तरह से वोटों की वहां पे आपने काटा है, आपने जिस तरह से वोटों से रोका गया है, सेंट्रल फोर्सों का यूज किया है, उसके खिलाफ है। हम ममता बनर्जी के साथ सिर्फ इस बात की हमदर्दी कि लोकतंत्र बचाने की हमदर्दी रखते हैं, उनके सत्ता के विरोध तो हम लड़ ही रहे थे, हम बंगाल में उनके विरोध लड़े, मगर जिस तरह से लोकतांत्रिक चीजें नहीं हो रही है, लोकतांत्रिक तरीके से आपकी सरकार नहीं आई, इसका हमें विरोध है। हम कोई ममता बनर्जी से हमदर्दी रखने की बात नहीं कर रहे हैं या उनसे मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आपने शायद पूरी बात मेरी सुने होते तो शायद आपको इस बात का जवाब मिलता। हम इंडिया ब्लॉक में सिर्फ लोकतंत्र बचाने के लिए उनको साथ में लेके आए। आपने जब कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे तब हम उनके साथ में आए। हम कोई उनके मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके साथ नहीं गए, उनको कोई ये बनाने के लिए साथ, आपने उनको मंत्री बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, हमने नहीं बनाया था। आप शायद भूल गए, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वो आपके साथ थी, आपके रेलवे मंत्री रही हैं। तो आप ममता बनर्जी से हमदर्दी या मोहब्बत का, हम ममता बनर्जी के लिए कोई मोहब्बत नहीं ला रहे, हम लोकतांत्रिक चीजों की बात करें, संवैधानिक चीजों की बात करें। जिस तरह से आपने वोटों की कटाई की, लोगों की वोटों से रोका है, उस बात की तकलीफ। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को वोट देना। अगर लोग वोट ही ना दे पाए, लोग अपने वोट का प्रयोग ना कर पाए तो इसका विरोध तो रहेगा ना। ठीक है कुशल जी, हालांकि ये आरोप तो ममता बनर्जी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि जनादेश की वजह से नहीं, साजिश की वजह से हारे हैं। उसका अच्छा ये बताइए, कौन हारने वाला? आज तक लोकतंत्र में हारने वाला कौन? किसने एक्सेप्ट किया को हारा? कभी वो कहता है ईवीएम हैक हो जाती, कभी वो कहता है संविधान खतरे में, कभी वो कहता है इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज है। हर चीज के लिए उनके पास बहाने होते हैं, हार के बहाने ढूंढते रहते हैं। राहुल गांधी जी 99 हार चुके हैं, हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं। अगर राहुल गांधी जी इतने अच्छे होते और इतना ही जनता उनको प्यार कर रही होती तो ये बंगाल का इलेक्शन ही नहीं, पिछले 100 इलेक्शन राहुल गांधी क्यों हार गए? कांग्रेस क्यों हार गई? कांग्रेस तो पूरे देश में थी ना, जब देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस ही पूरे देश में थी। उसके बाद भी कांग्रेस के ये दिन आ गए कि आज 4 स्टेट में भी नहीं है।
हर जगह उनको स्टेट के जो लोकल पार्टी उनसे मदद लेनी पड़ रही है। तो ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी जी जैसा सर आप जो आप लोकसभा के अंदर खड़ा होकर नासिर जी अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके पास लौटेंगे, आपको भरपूर समय दिया गया, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप बोलती रीजनल पार्टी से क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरी रीजनल पार्टियां नहीं है? बिहार में क्या इनके साथ नीतीश कुमार नहीं है? महाराष्ट्र में क्या इनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी नहीं है? ठीक है, तो ये रीजनल पार्टियों पे ऐसी उंगली नहीं उठा सकते कि उनकी आपकी एनडीए की कोई पूर्ण बहुमत सरकार नहीं है। ठीक है, नासिर जी तमिलनाडु और केरल का जिक्र करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, किस रणनीति के तहत आगे की राजनीति लड़ी जाएगी कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन ये जो बड़ी मुश्किल से चुनाव आप जीते हैं, इसमें आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, सियासी जमीन क्या कुछ कांग्रेस की होने वाली है? देखिए, हमने तमिलनाडु में टीवीके को सपोर्ट किया। टीवीके क्योंकि वहां के जनमानुस की उम्मीद है, जनता ने उन्हें चुना है, और फासीवादी सोच को हमने बाहर रखा है। हमने अगर नहीं देते फासीवादी सोच वहां अगर उत्पन्न होती, उसको रोकने के लिए हमने टीवीके के सपोर्ट किया। सुन लीजिए सर, कुशल भाई सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपको पूरा मौका है। अगर सिर्फ इनको सुनने के लिए बुलाया है तो मुझे ठीक है, कुशल जी लौट रहे हैं आपके पास, करने दीजिए। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। नासिर जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। तो बिल्कुल, तो केरलम में एक जो लेफ्ट फ्रंट की एक सरकार थी, वो अंतिम सरकार थी जो इस देश से अब शायद इतिहास हो जाएगी। वो सरकार खत्म हुई, हम वहां डेवलपमेंट के नाम पे आए हैं, हम डेवलपमेंट करेंगे, भाईचारे की बात पे भाईचारे करेंगे। हमारे पास रोड मैप होता है। मैंने अभी आपको बंगाल का बताया, 1977 तक हमने जो विकास किया, उस विकास को लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया, चाहे लेफ्ट फ्रंट की सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार। वहां जो हमने 77 पे हमने जो छोड़ा, स्टील प्लांट हो, चाहे वो सोयल प्लांट हो, आईआईटी, ऐसा कितने विकास हमने किए जो ममता बनर्जी या लेफ्ट की सरकारें नहीं बनाए। केरलम में हमारी उम्मीद है कि हम उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं, वहां के लोगों को रोजगार दें, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करें। तमाम मुद्दे हैं जिसको हम वहां पे भाई जो बिल्कुल कॉमनल फोर्सेस की ताकतें। ठीक है, हालांकि तमिलनाडु की तस्वीर देखकर के ये लग रहा है जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होगी उसी का पक्ष कांग्रेस लेगी। एक बार फिर से टीवीके के साथ आए हैं और आगे क्या कुछ कदम होगा इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुशल जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, इनकी भी बात पूरी सुन लेते हैं। कुशल जी, दो जगहों पर केरलम और तमिलनाडु कांग्रेस वापसी कर रही है, कैसे देखेंगे? क्या वाकई कांग्रेस इतने इफेक्टिव तरीके से जनता के बीच जा पाएगी? क्योंकि जनता ने जनादेश तो दिखा दिया है, लेकिन अब जमीनी हकीकत क्या होने वाली है? जमीनी स्तर पर किस तरह से कांग्रेस की राजनीति को आप देख रहे हैं? कांग्रेस की राजनीति विलुप्त होती हुई राजनीति है, क्योंकि तुष्टीकरण के नाम पे ये चलते हैं, लोगों को डिवाइड करके पॉलिटिक्स करते हैं। ये विकास की बात करें, पूरे विकास देश से विकास खत्म करके ये चले गए हैं केरला और तमिलनाडु में भी इनकी क्या कितनी सीटें हैं ये सबको पता है, किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, बिना मांगे समर्थन देने की बात करने लगते हैं। तो ये केवल सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। और हाँ जी, लेकिन कुशल जी, क्या वजह रही कि बीजेपी तमिलनाडु और केरला में वापसी नहीं कर पाई? क्योंकि 5 राज्यों में जिस तरह से प्रदर्शन अन्य 3 राज्यों में किया गया, पश्चिम बंगाल का आप जिक्र कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में उम्दा प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिल रहा है, जनता का निश्चित रूप से जनादेश का समर्थन मिला, और यही वजह रही कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रह पाई। लेकिन केरलम और तमिलनाडु में कहां चूक हो गई? देखिए, केरलम और तमिलनाडु की अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिस है वो बहुत लिमिटेड था, और पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन में केरला में भी और तमिलनाडु में दोनों जगह वोट बैंक बढ़े हैं, वोट का परसेंटेज बढ़ा है। हम धीरे धीरे आते हैं, ग्रेजुअली आते हैं, जमीन पे काम करके आते हैं, और जब एक बार आते हैं तो फिर नहीं जाते हैं। एक फैक्टर नया पैदा हुआ है जिसको बोलते हैं प्रो इनकम्बेंसी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां रहती है वहां प्रो इनकम्बेंसी होती है। चाहे आप गुजरात देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे कहीं पे भी देख लीजिए, जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ क्योंकि वो बेसिक लेवल पे काम करती है, ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। और यही वजह है पिछली बार से हर बार 2 सीट से शुरू होकर के आज देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, 17 प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी क्यों है? क्योंकि हम लोग ग्रास रूट लेवल से काम करते हैं।
सबको साथ लेकर के हम हमारा ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है टीएमसी की, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जान पर बनाई है नतीजों पे सामने आने के बाद, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ सत्येंद्र तोंगर जी भी बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। 2 जगह कांग्रेस ने वापसी की है और 3 जगह बीजेपी सत्ता में जा रही है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं? सत्येंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप अपनी आवाज अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। देखिए सॉरी, मैं अनम्यूट कर लिया मैंने जी। प्रगति जी, आम आदमी पार्टी का जन्म सत्ता के लिए नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है जनमानस के कल्याण के लिए। जनमानस का कल्याण हमने करके दिखाया है, दिल्ली में भी दिखाया है, पंजाब में भी दिखाया है, और आम आदमी पार्टी के शीश महल तो ठीक है, शीश महल की झूठी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 10 लाख का सूट नहीं पहनेंगे, 15 लाख सबको देंगे, उनकी बातों को छोड़िए। आप कभी कह रहे हैं सत्ता के लिए नहीं आए थे, तो फिर सत्ता में क्यों आया? सत्ता के लिए नहीं आए, सत्ता में क्यों आए? आपने शीश महल क्यों बनाया? आपने बंगला क्यों लिया? शीश महल एफिडेविट दिया था, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, आपने तमाम चीजें बात की थी। अरविंद केजरीवाल जी के पास शीश महल है क्या? अरविंद केजरीवाल जी के क्यों लगाया था? वो जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया? उसका जवाब दीजिए ना। जनता का पैसा बर्बाद किया पंजाब में जनता का पैसा पंजाब से आप भगवत मान से एटीएम बना रखा है, पंजाब को एटीएम बना रखा है आपने, क्यों रखा है? आप सत्ता के लिए ही पैदा हुए, आपको सत्ता ही चाहिए था। आम आदमी पार्टी को अब कोई हक नहीं चाहिए आंदोलन से नहीं, आप आंदोलन से नहीं, आप सत्ता के लिए आए। सिर्फ आप बोलते हैं, सिर्फ आप राजनीतिक पॉलिटिकल हथियारे हैं शीला दीक्षित के, जिन्होंने विकास नासिर जी उसका आपने पॉलिटिकल हथियार किया। ठीक है नासिर जी, तमिलनाडु में टीवी के नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। इस पार्टी ने निश्चित रूप से चुनाव के समय जो स्थानीय मुद्दों को सामने रखा, उस पर चुनाव लड़ा और उसी की बानगी कि आज शायद सत्ता में बैठी हुई है। क्या कांग्रेस के लिए स्थानीय मुद्दों को उठाना अब ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता? देखिए, आपने अभी बात किया डीएमके से हम अलग होके और डीटीवीके को सपोर्ट किया 2013। ये तो बस ममता बनर्जी को हराएंगे, ये तो ममता। सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है सत्येंद्र जी आपके पास लौटेंगे, सत्येंद्र जी आपके पास लौटेंगे, आपका जवाब देंगे। नासिर जी अपनी बात पूरी कीजिए। 2013 में डीएमके ने हमारे अलायंस को बिना बताए तोड़ दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारी सिद्धांतिक बात, पर जहां जनमानुस हो, सुन लीजिए, जहां टीवीके के विजय के साथ आवाम हो, तमिलनाडु की तमाम आवाम 100+ सीट देती हो, जिसकी कोई संगठन नहीं, संगठन एक नई संगठन को अगर पब्लिक मोमेंटम है, अगर उसके साथ हम नहीं रहते और फांसीवाद सोच अगर कोई पैदा हो जाए और वहां पे तमिलनाडु की सभ्यता खत्म हो, तो ऐसे चीजों को बचाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है और ऐसे मुद्दों को हम उठा रहे हैं। तो अगर तमिल में हम अगर सरकार बना रहे हैं, इसमें ऐतराज किया है? वहां के लोगों ने चुनी हुई सरकार है, किसी बाहर फांसीवादी सोच की सरकार नहीं है, कोई तोड़फोड़ की सरकार नहीं है। उन्होंने हमसे समर्थन मांगा, हमने उनको समर्थन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से सवाल तो यही है कि जहां कांग्रेस ने सरकार बनाई वहां जनादेश, और जहां बीजेपी ने सरकार बनाई वहां चुनाव आयोग और सरकारी एजेंसी और ईवीएम में गड़बड़ी की बात हो रही है। ठीक है, आपकी बात सुन ली। कुशल जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल फतेह किया, पश्चिम बंगाल में आने वाले समय के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि निश्चित रूप से ये बड़ी जीत? देखिए, पहले तो कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे टीवीके के बारे में कि जनादेश आया, बृहद जनादेश आया और इसमें कांग्रेस उनके साथ है। तो यही जनादेश तो कुछ सालों पहले आम आदमी पार्टी का आया था, तब उनको इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं, ये समझने की बात है। तो आपके जो फंडामेंटल्स बदलते रहते हैं, एक जगह फिक्स नहीं रहते। जहां पे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है सत्ता से चिपके रहने की, वो आप करते हैं। मैं इसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं आपका डबल स्टैंडर्ड बता रहा हूं कि आप कैसे हैं। और आम आदमी पार्टी को तो यही कहा जा सकता है, ये लोग आंदोलनजीवी लोग हैं,
ये आंदोलन देखो, करते हैं जी। और सत्ता की लालसा के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नहीं। अब रही बंगाल की बात, बंगाल की कांग्रेस बात अपना में हाथ सिर्फ दे ये देती है कहना बीजेपी चाहूंगा, को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एकदम सेट कर दिया कि बंगाल में बदला नहीं बदलाव की सरकार आएगी। ग्रॉस रूट लेवल पे काम होगा। जो इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, जो घुसपैठियों का प्रॉब्लम है, जो वहां पर विकास नहीं हो रहा है, इतने सालों से वहां कुछ भी नहीं हुआ, सारी कंपनियां छोड़ छोड़ करके वेस्ट बंगाल को चली गई, उसको दोबारा स्टेब्लिश किया जाएगा। आप देखिएगा बंगाल की जनता ऐसा प्यार देगी कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने वाली। विकसित भारत का निर्माण करके ही कुछ होगा और उसके बाद कांग्रेस कहां जाएगी और आम आदमी तो है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। उसका आगे नजारा देखने को पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में जो सबसे बड़ा फैक्टर था महिला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए महिला अपराध में कन्विक्शन रेट लोएस्ट है वेस्ट बंगाल में। आपको पता है नेशनल एवरेज 21% है और वेस्ट बंगाल का महिला अपराध में कन्विक्शन रेट लेस देन 5% है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां महिला अपराध का कन्विक्शन रेट 71% है। पूरे देश का सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश में और लोएस्ट कन्विक्शन रेट बंगाल में है। बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, ये उन्हीं की ताकत है कि आज वहां पे सत्ता का बदलाव हुआ और ममता जी खुद महिला हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो विकास की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, सबको आगे ले चलने की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, ना कि बदले की बात करते हैं। ठीक है, 5 राज्यों में चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं और नतीजे सामने आने के बाद सियासी समीकरण अब नई करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विजय के साथ कांग्रेस का हाथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या स्ट्रेटेजीज होंगी ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब नए रोड मैप के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जनता के विकास के तहत काम किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, वहां जनता किसे कितना समर्थन देगी ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।